नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर हिंदी और मैथ की मिक्स क्लास आपको देखने को मिल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मॉडल यानी गेस्ट पेपर से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं वो सारे आपके सामने यहां पर मैं करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर जो बच्चे लगातार अपने एग्जाम तक केवल यही क्लासेस करते रहेंगे तो हिंदी और मैथ की मैं गारंटी ले रहा हूं आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, इन्हीं क्लासेस से आपके मैथ के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन 100% फंसेंगे, क्योंकि 50 से ज्यादा मैं हिंदी के क्वेश्चन और 20 से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन भी नहीं जाए तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये क्लास आपकी कितने बजे से चालू होगी? 5 बजे से। ठीक है, ये डेली क्लास कितने बजे चलेगी? तो डेली आपकी जो डेली क्लास है वो कितने बजे चलेगी? तो 5 बजे डेली क्लास आपकी चलेगी। इसको नोट कर लेना। 5 बजे आप पीवाईक्यू टेस्ट करने वाले हो। आप अपनी इसमें छपता भी जा सकते हो कि हमारी स्थिति, हमारी पोजीशन कहां पे है और हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो इसमें आप मैथ के साथ हिंदी, हिंदी और मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चन, पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको बता दें ये टेस्ट कौन सा है। तो ये पहला टेस्ट है। ये पहला टेस्ट है। आप लोगों को जरूर बताना है कि आज आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहां पर हमसे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। आलोक कुमार है, आशुतोष कुमार है और कपिल राज है। चलो, शिवम वर्मा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। शुरू करें? हाँ, लाइक वाइक कर देना, लाइक वाइक कर देना। फर्स्ट टाइम आपसे लाइव पढ़ रहा हूं, शिवम वर्मा। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो, तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, जैसे मैथ्स का पहला क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोग भी कॉपी लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और देखो कि मुझसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। मैथ्स और हिंदी आप अगर बजट लेके चलो तो मैथ्स और हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फुल में फुल स्कोर देते हैं। बड़े अच्छा सा स्कोर बनता है इन्हीं से, और ये केवल प्रैक्टिस से ही आपको कवर करना है। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। ठीक है, कितना है? 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, यानी ये जो हिंट दिया गया है ये वाला, उनमें से एक संख्या दूसरे से दोगुनी है, यानी एक संख्या अगर x है तो दूसरी बेटा क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी 2x। माना एक संख्या x है, तो वो कह रहे हैं ना उनमें से एक दूसरी संख्या से दोगुनी है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी को दोगुनी कर दो बेटा, 2x कर दो। और आपको बताएं, यहां पर जो पहली वाली लाइन में बोल रहे हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन कितना है? 2048 है, यानी गुणा लगा दो और बराबर कर दो कितना? 2048। 2048 कर दो। अब इसके बाद आप कहोगे दो से सर काटना है, तो दो से काट दो। दो से हमने इसको काटा तो 2 इक्के 2, 0, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, और x का गुणा x किया तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? x स्क्वायर बराबर 1024 आ गया। अब आप ये जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट, ये 1024 इधर लग जाएगा। ये स्क्वायर रूट किधर लग गया? 1024 के ऊपर लग गया। अब 1024 के ऊपर लग गया है तो आप कहोगे 1024 के ऊपर लग गया तो 1024 किसका स्क्वायर होता है? 1024 सर 32 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू एक 32 आ गई है। तो दूसरी संख्या हमने 2x मानी थी, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 32 का 2 गुना 64 हो जाएगी। आप बताओ, ये कह रहे हैं तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या हमको 64 और 32 में बतानी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 32 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कंफर्म है? चलो, वेरी गुड। हाँ, सब लोग गलत बता रहे हैं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा कह रहे हैं, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो ए ऑप्शन राइट। ए ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो कह रहे हैं किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है।
तो चलो आपको बता दें, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो पहले साल भी 5% ब्याज मिला होगा और दूसरे साल भी 5% ब्याज मिला होगा। और ऐसे भी समझ लो, अगर 5% एक साल का ब्याज है तो 2 साल का बेटा कितना हो जाएगा? आप तुरंत कहोगे 5% इंटू 2, 10% ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा? 10%। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% अगर दर है, तो 2 साल का ब्याज प्रतिशत में 10% हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहे हैं रुपए में 1600 हो रहा है, तो हम तुरंत कहेंगे 10% की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1600 हो जाएगी। 10% की वैल्यू अगर 1600 है बेटा, हम जानते 100% प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो एक जीरो इधर लगाया, एक जीरो इधर लगाया, हमको पता चल गया ये 100% की वैल्यू 16000 आ गई, जो कि प्रिंसिपल है, जिसको हम मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन। हमको पता चल गया मूलधन कितना है बेटा? मूलधन है 16000 रुपए। मूलधन कितना है? 16000 रुपए। अब क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसी दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी पैसा आपको पता है कितना? 16000। टाइम इन्होंने दिया है, टाइम कितना दिया है? 3 साल का। टाइम कितना दिया है? 3 साल का। दर कह रहे हैं उसी दर पर। उसी दर का मतलब क्या होता है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 5% थी, तो रेट है 5%। लेकिन इस बार क्या निकालना है बेटा? सीआई निकालना है। क्या निकालना है? सीआई निकालना है। सीआई और एसआई का वीडियो हमने बनाया हुआ है, जाके सीआई एसआई बाई अंबुज सर डालना, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखना क्या है? अब देखना है 5% को हम लोग क्या लिखते हैं? 5% को हम लोग लिखते हैं 1/20। 1/20। इसको अगर ट्री मेथड से निकाले तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे कैसे? एक फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। केवल चक्रवृद्धि ब्याज से ही मतलब होगी, हमें चक्रवृद्धि ब्याज से ही मतलब होगी। ठीक है, तो 16000 का 1/20 बेटा कितना होता है? 16000 का 1/20 आप यहां पर निकाल लो, 16000 लिखो और 16000 का 1/20 यानी 20 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा बेटा? 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800। यानी पहले साल 800 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल भी 800 रुपए ब्याज मिला, तीसरे साल भी 800 रुपए ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल मूलधन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद 800 का 1/20 जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो आप तुरंत कहोगे 20 से डिवाइड कर दो 800 को, यहां पर कितना आ जाएगा? 40। और 40 को जस्ट डबल कर दो, 40 दूना 80, और 40 का फिर 1/20 कितना आ जाएगा? 20। ये पूरा बेटा सीआई हो गया। ये क्या हो गया? पूरा सीआई हो गया। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखोगे और टोटल सीआई आपको जोड़ना है। तो 800 800 800 2400, 8 4 12 120, 2400 में जब 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/20 2 आएगा बेटा, 20 दूना 40, 2। ठीक है, 120 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 2520, और 2520 में 2 जोड़ेंगे तो 2522। 2522 रुपए। ये 2522 रुपए, ये पूरा टोटल हमने ब्याज जोड़ा तो 2522 रुपए आ गया है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 1/x बराबर √3। क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1/x बराबर √3। इसके लिए एक फार्मूला आता है कि अगर x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले तो इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2। अगर फार्मूला याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर x प्लस 1/x बराबर, यहां पे इसकी जगह मान लो a, x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होगा। लेकिन सवाल में a की जगह क्या है? सवाल में a की जगह बेटा क्या है? √3 है। a की जगह क्या है? √3 है। तो a की जगह आप ये पूछा गया है अगर ये, तो ये फार्मूला रख दोगे।
तो ए की जगह √3 का स्क्वायर कर दो, √3 स्क्वायर -2। √3 का स्क्वायर बेटा 3 होगा, और 3 में -2 जब जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इसको बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो कुछ भी बेसिक से ना करो, बहुत तेजी से निकलेगा। ठीक है, केवल फार्मूला आपको ध्यान रखना था। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, क्या होगा? ए स्क्वायर -2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? जल्दी से बोलो फटाक से। सपना सारी क्लासेस अभी आज से टाइम एंड डिस्टेंस आपका ऐप पर चल रहा है, उसको देखो जाके। 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 में बेची जाती है। चलो ठीक है, आप कहोगे 540 की चीज थी और कितने की बेची जा रही है? चीज ये अंकित मूल्य है, यानी ये एमपी है, मार्क प्राइस है, 540 रुपए। 496.80 में बेची जा रही है, 496.8 में बेची जा रही है। तो ये क्या है? तो आप तुरंत कहोगे सर जी ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, बेची जा रही इतने की। तो डिस्काउंट कितने का है? तो आप कहोगे डिस्काउंट अगर पता करना है सर, तो 496.8 को 540 में माइनस कर देंगे। तो करो, तो 10 में 8 गया, कितना आ जाएगा बेटा? 2। यहां पर क्या बचा? 9, और 9 में 6, क्योंकि यहां से हमने 39 कर लिया, एक हासिल दे दिया था। ठीक है, 9 बचा है, तो 9 में 6 गया, कितना आ जाएगा? 3। 9 में 6 गया 3, यहां पर बचा 3, और 13 में 9 अगर जाएगा तो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब कितना आ गया? 43.2 आ रहा है। आप जब 540 को 496.8 में घटाओगे तो 43.2 आ गया। ये डिस्काउंट है, ये किस पे मिला है? तो आप कहोगे सर एमपी पे मिला है। तो एमपी के ऊपर लिख दो इसको, एमपी नीचे रख दो। 540 इंटू 100%। ये डिस्काउंट परसेंट आप निकाल रहे हो, तभी आपने 100% से गुणा कर दिया। अब फटाक से इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा? दशमलव हटाया तो एक जीरो नीचे और आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 9 से अगर काट के देखें तो 9 छाक 54, और 9 से इसको भी काटे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 और 9 72, और 6 से जैसे ही हमने काटा तो 6 48, यानी जो डिस्काउंट परसेंट था बेटा वो कितना था? 8% का। कितना था? 8% का, जो कि सी फॉर कैट ऑप्शन में दिख गया। सी फॉर कैट ऑप्शन में दिख गया। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। और ये जो है ये सीक्वेंस टाइप वाइज आपको पढ़ने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5, 7, 12 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, कैसे करना है? बहुत आसान होते हैं। देखो, 5, 7, 12 के रेशियो में 3 संख्याएं हैं। यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, जो सवाल में बोला जा रहा है वो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? क्वेश्चन में कर देंगे। वो कह रहे हैं पहली तथा तीसरी संख्या का योग। तो आप पहली ये संख्या 5 और तीसरी ये है 12, तो 12 और 5 को जोड़ो तो कितना आ गया बेटा? 17 आ गया। हमने वही किया, पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ ली, 12 5 कितना हो गया बेटा? 17 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? का योग दूसरी संख्या क्या है? 7 है। दूसरी संख्या क्या है? 7 है। 7 है, उससे 50 अधिक है। क्या भाई जो योग है ना वो 7 से कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो हमने कर दिया, इसको घटा के कर दिया 50, यानी 17 में 7 गया, कितना आ गया बेटा? 10। 17 में 7 गया 10, और 10 की वैल्यू किसके बराबर सवाल में बोली जा रही है? 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई है 5। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई है, ये क्या पूछ रहे हैं? तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो आप देखो, तीनों संख्याओं का योग पता करना है, आप रेशियो में ही पता कर लो कि तीनों का योग कितना है पहले। तो 7 5 12 12 24, और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो बेटा 24 की वैल्यू पूछ रहे हैं।
क्योंकि रेशियो में टोटल कितना है 24 है, और एक को अगर ये 5 कह रहे हैं तो 24 को क्या करेंगे, तो 24 इंटू 5, 24 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। यानी तीनों संख्याओं का जो टोटल है वो 120 है, जो बी फॉर बॉल ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 10 बच्चों की औसत आयु, 10 बच्चों की औसत आयु क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, चलो बताओ, जल्दी से बताओ कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं, फटाक से आंसर दें। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम टोटल निकाल लेते हैं। ये 10 बच्चों की औसत आयु है ना, तो हम 10 बच्चों का टोटल निकालते हैं। 10 बच्चों का योग कितना है उम्र का, 10 बच्चों का योग। तो भाई योग जब निकालते हैं तो योग कैसे निकलता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो भाई नंबर कितने, 10 बच्चे हैं तो 10 लिख दिया। एवरेज कितना है, 9 वर्ष 9 माह है, ऐसे ही लिख दो, 9 वर्ष 9 माह। जब 10 से गुणा कर दोगे तो 9 का 10 से गुणा हुआ तो 90 वर्ष आ गया, और 10 का 9 से 90 माह भी आ गया, 90 माह। 10 से गुणा हुआ इसका, इसमें 10 नवा 90 वर्ष, 10 नवा 90 माह। ठीक है, अभी इसको ज्यादा वर्ष में ही चेंज करने की जरूरत नहीं है, घटाने के बाद सीधा वर्ष में चेंज करेंगे। क्लियर है। अब कह रहे 9 बच्चों की औसत आयु ये है, तो 9 बच्चों का भी निकाल लो। तो 9 बच्चों का योग क्या होगा, 9 बच्चों का योग, तो भाई 9 लोग हैं, 9 नंबर कितने हैं, नंबर 9 है। ठीक है, एवरेज क्या है, एवरेज है 8 वर्ष 11 माह, 8 वर्ष 11 माह। तो इसमें भी गुणा करते हैं तो 9 72 वर्ष, और 9 से गुणा किया 11, 11 नवा 99, 11 नवा 99, 11 नवा कितना होगा, 11 नवा 99, और 99 माह। ठीक है, अब देखो कह रहे कौन सा लड़का छूटा है। जो भाई 10 लड़के थे, 10 का योग इतना है, 9 का योग कितना है, इतना है, तो हम कहेंगे 10 में एक बच्चा कम हो गया। अगर ये जो टोटल है इसमें ये टोटल घटा देंगे तो 10वें बच्चे की उम्र निकल आएगी। और सवाल में वही पूछिए 10वें बच्चे की आयु कितनी है। तो सोचने वाली बात है, 90 वर्ष 90 माह में 72 वर्ष 99 माह घटाना है, तो 90 माह में 99 माह तो जाएगा नहीं, दिक्कत तो यही आएगी। तब हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से समझना, 90 वर्ष से 1 वर्ष ले लेंगे, और जैसे ही 90 वर्ष से 1 वर्ष ले लेंगे, मैं यहीं पर कर रहा हूं, जगह नहीं है, तो यहां पर कितने वर्ष बचेंगे, तो आप कहोगे सर जी 89 वर्ष बचेंगे। 1 वर्ष हमने माह में चेंज करना है, तो 90 से 1 वर्ष लेके हम माह को दे रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हमने 12 माह इसमें अगर जोड़ देंगे तो 90 में 12 माह जोड़ दो सीधा, तो 12 माह जुड़ा 90 में, तो कितना हो गया, 102 माह, 102 माह। अब देखो घटने वाली चीज हमने बना ली है, तो 102 माह में हमने 99 माह घटा दिए, तो कितना आ गया, 3 माह। अब घट जाएगा आराम से, चेंज हमने कर लिया। 102 माह में हमने 99 माह घटाए तो 3 माह, और 89 वर्ष में हम वर्ष घटाएंगे। 89 वर्ष में हमने 72 घटाए, तो 9 में 2 गया भैया 7, और 8 में 7 गया 1, यानी आंसर क्या आ रहा है, 17 वर्ष और 3 माह, 17 वर्ष और 3 माह, 17 वर्ष और 3 माह, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको आंसर देखने को मिल रहा है, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, अगर इनको ध्यान से किया जाए, समझ के किया जाए, तो यकीनन आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो अपनी परीक्षा में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो डेली क्लास है, ये डेली क्लास आपको 5 बजे मिलेगी, जिसमें अगर आप रेगुलर लगे रहे, ठीक है, रेगुलर लगे रहे, तो मान के चलो ये PYQ टेस्ट 1 है, हो सकता है आपके पास 40 दिन हो तो 40 टेस्ट हम लोग करेंगे,
ठीक है, जिसमें हिंदी और मैथ दोनों के सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं और संभावित जो प्रश्न है वो सब कुछ हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो बस आपको 5 बजे उपस्थित होना है हर दिन। ठीक है, आ जाओ। यदि मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है, इसका सही सा फंडा क्या था? अगर आप बेसिक से समझना चाहते हो तो ऐसे लिखो, मोहन की आय महेश से, महेश को लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। महेश, मोहन की आय महेश की आय से भाई 150% अधिक है, यानी मोहन की अधिक है ना 150%, तो ये महेश की अगर 100 है तो 100 में 150 अधिक कर दो, कितना हो जाएगी? 250। अब क्या करें तो बताइए, महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है? तो महेश की आय मोहन से कितना कम है? तो आप कहोगे 250 से 100, 150 कम है सर। कितना कम है? 150 कम है। और 150 कम किस पर है? तो आप कहोगे सर जी 250 पे कम है। 150 किस पे कम है? 250 पे कम है, तो लिख दो 250 पर 150 रुपए कम है और इंटू 100%, क्योंकि परसेंट में पूछा है कितने परसेंट कम है, तो ये कम परसेंट निकल आया। कम परसेंट, जिसको 0 से 0 काट दिया, 25 से इसको काटा, 25 चक्को 100 और 15 चक्को कितना आ जाएगा बेटा? 60%, 60%। यानी कितना कम है? तो 60% कम है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम लोग पीवाईक्यू टेस्ट पहला टेस्ट कर रहे हैं और आप भी इस तरीके से अपने आप को देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये आपको भी चेक करना है। क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। यदि लागत मूल्य 20% का लाभ होता, क्वेश्चन क्या है? यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, 20% का प्रॉफिट होता, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। आप बताओ 20% का प्रॉफिट कब होगा? कहोगे सर जब 100 रुपए की चीज अगर खरीदेंगे और 100 पर एक 20% लाभ यानी 20 रुपए लाभ, 120 की बेच देंगे। सीपी क्या है? सीपी 100 और एसपी क्या है? बेचने वाला मूल्य 120 है, तो हमें 20% मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 20% का प्रॉफिट दिख रहा है ना 100 पे है, वो क्या कह रहे हैं? ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, ये जो प्रॉफिट है ना, ये एसपी पर क्या होगा? बिक्री मूल्य पर प्रॉफिट का परसेंट बताओ। अब 100 की चीज अगर 120 की बिकेगी तो 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो कितने का रहा है? 20 का। ये 20 का प्रॉफिट अभी 100 पर हो रहा था, लेकिन हमको ये 20 का प्रॉफिट एसपी बिक्री मूल्य पर देखना है, तो हम कहेंगे 120 बिक्री मूल्य है, उस पर 20 का प्रॉफिट परसेंट में बताना है, तो इंटू 100% करके देखेंगे। 100%, तो बिक्री मूल्य पर यह प्रॉफिट आ गया भाई। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 से इसको काटा, 4 तेई 12 और 4 पंचे 25 चक्को 100, 25 आ जाएगा और 25 दूना 50/3, 50/3% को, जिसको हम 16×3=48, 16 सही 2/3% कहेंगे। तो 16 सही 2/3% यानी ए ऑप्शन पे आपका आंसर मिल गया। ए ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया। आप बताओ कितने आसान से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और आपसे अगर नहीं होंगे तो कितनी गलत बात है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ, बोलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? प्रियंका कुमारी, रोहित, सपना पटेल, उष्मा, कामनी पाल, हाँ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए 5 मिनट में 10 प्रश्न टाइप कर सकता है। चलो ठीक है, अगर ए को अगर 5 मिनट दे दिए जाएंगे तो कितने प्रश्न टाइप कर देगा भाई? 10 प्रश्न टाइप कर देगा। और बी को अगर 10 मिनट दे देगा कोई कि जाओ भैया 10 मिनट ले लो, तो बी 5 प्रश्न टाइप कर लेंगे, 5 पेज टाइप कर डालेंगे। बात ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक साथ कार्य करने पर 30 मिनट में कुल कितने प्रश्न टाइप होंगे? अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो भाई अकेले ही अकेले तो बना रहे हैं,
यानी 30 मिनट में पहले देखो ए कितने बना लेगा और 30 मिनट में बी कितने बना लेगा। 30 मिनट भाई दोनों के पास है, दोनों एक साथ ही काम करेंगे, तो 30 मिनट में अपना काम वो करेंगे, ए भी करेंगे 30 मिनट में और बी भी 30 मिनट में करेंगे। चलो देखते हैं, वो 30 मिनट में पूछ रहे हैं कितना काम होगा जब दोनों काम करेंगे। तो पहले इसको 30 मिनट बनाओ, तो 30 मिनट के लिए आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से इसमें भी कर दो, तो 6 पंचे कितना हो गया, ए का काम अगर देख रहे हैं तो ए 6 पंचे 30 मिनट में, ए 6 पंचे 30 मिनट में 6 से इसमें भी गुणा कर दिया, 10 छक्का 60 पृष्ठ क्या कर लेता है भाई, 60 पृष्ठ टाइप कर लेता है। ये कौन महाशय है, ए महाशय। ए महाशय 30 मिनट में 60 पृष्ठ टाइप कर लेते हैं। अब ये क्या करें, 10 मिनट में अगर 5 पृष्ठ टाइप हो रहे हैं तो इनको भी भाई 30 मिनट का समय दो, तो 30 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहोगे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या करोगे, 3 से ही गुणा कर दोगे, तो 10 3 30। बी को भी हमने 30 मिनट दिए भाई, बी को भी हमने 30 मिनट दिए, तो 5 3 15 पृष्ठ और टाइप हो गए, 15 पृष्ठ और टाइप हो गए। इस तरीके से अगर हमने देखा तो कुल मिला के दोनों को जब हमने 30 मिनट दे दिया तो काम तो 30 ही मिनट हुआ, ऐसा तो है नहीं 30 30 60 मिनट काम किया इन्होंने, एक ही 30 मिनट में दोनों काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि पृष्ठों की संख्या कुल कितनी टाइप हो गई है, 60 और 15 कितनी, 75 पृष्ठ टाइप हो गए हैं 30 मिनट में। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 75 पृष्ठ, यानी डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपने देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन में ही हम लोग सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन में ही सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आपकी ये जो क्लास है ये 5 बजे चलेगी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगली क्लास से आप लोग बिल्कुल टाइम के साथ ही उपस्थित होंगे 5 बजे। ठीक है, कितने बजे, 5 बजे। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, सी की तुलना में दोगुनी आयु का है। ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी की तुलना में दोगुनी आयु का है। यदि ए बी और सी की आयु का योग 27 वर्ष हो, 27 वर्ष हो, ठीक है, तो बी की आयु क्या है, बी की आयु क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर लेंगे तो ऑप्शन कह रहे हैं ना, ये देखो सबसे मेन चीज क्या, दोगुनी आयु का है। दोगुनी आयु का तभी होगा बी जब उसको आधा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनको और इनको तो आधा ही नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन हमने 10 अगर ले लिया, वो बी की आयु पूछ रहे हैं ना, तो बी की आयु हमने मान ली कितनी है, 10। ऑप्शन से कर लेते हैं, जब ऑप्शन है अपने पास तो दिमाग क्यों लगाओ। वो बी की आयु पूछ रहे हैं, हमने बी की आयु 10 वर्ष उठाई अभी। अब यहां पर चलो, ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो अगर बी 10 साल का है तो ए कितने साल का है भाई, 12 साल का है। ए कितने साल का है, 12 साल का है। आगे क्या कह रहे हैं, जो सी की तुलना में दोगुनी आयु का है, जो सी की तुलना में दोगुनी आयु का, कौन, ए बी से, बी जो बी है वो दोगुनी आयु का है, किससे, इनसे। तो दोगुनी आयु का अगर ये बी है तो सी की आयु क्या होगी, तो सी की आयु आधी होगी भाई। जो बी है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो यानी बी, जो सी से दोगुनी आयु का है, तो सी यानी 5 का होगा, तभी तो 5 का दोगुना 10 होगा। चलो बताओ क्या तीनों का टोटल 27 वर्ष आ रहा है, जोड़ के देखो एक बार, तो 12 5 17 10 27, लो आ तो गया, 27 वर्ष आ गया है। यानी आंसर अपना कौन सा सही हो गया, आंसर अपना सही हो गया बी ऑप्शन। लो पहले ही ऑप्शन चेक किया और पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड कुछ मानना ही नहीं था, केवल आप अगर ध्यान से क्वेश्चन भी देखते तो आपको क्वेश्चन आ जाता। तो बस यही सीखना है हमको, परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बचाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, 75:x समानुपात 15:y। देखो 75:x समानुपात 15:y। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, जब भी अनुपात और समानुपात वाला फॉर्मेट मिल जाए जिसमें अनुपात भी है समानुपात भी है, तो आप क्या करते हो, अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा।
यानी 15 का x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू एक्स, तो 15x बराबर 75 का y से गुणा क्या हो जाएगा, 75y। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15x बराबर कितना, 75y। अब 15x बराबर 75y आ गया है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। काटो, 15 से काटा तो 15 1 के 15, 15 पना 75, यानी x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 5y। यहां से आप कहोगे केवल रेशियो ही बन सकता है क्योंकि एक बराबर, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू x के बगल में कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 रहता है। तो हमको पता चल गया x अनुपात y क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू y के बगल में, x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू क्या है, x के बगल में है, y की वैल्यू बेटा क्या है, 1 है, यानी 5 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। x अनुपात y पूछा गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से इसका आंसर दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, जिन तक ज्यादा से ज्यादा आपका ये वीडियो शेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, आओ। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है 100 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या कह रहे हैं, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी गणित में। चलो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो गोले बना लेते हैं। ठीक है, एक गोला हम किसके लिए कर देते हैं, एक गोला हम गणित के लिए कर लेते हैं, और एक गोला हम किसके लिए मान लेंगे, एक गोला हम, और क्या है, अंग्रेजी है तो एक गोला अंग्रेजी के लिए मान लिया। ऐसे ही हमें कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज बहुत ध्यान से बताना भाई सभी लोग, इन्होंने गणित में कितने लोग पास करवा रहे हैं, कह रहे हैं गणित में 50 विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं, यानी 50 विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं। और अंग्रेजी में कितने, 70 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं। ठीक है, आगे और पढ़ा हमने, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो गए दोनों विषयों में। भाई 100 स्टूडेंट थे, ध्यान से समझना बात को, 100 स्टूडेंट में 5 विद्यार्थी किसी काम के नहीं रहे। किसी काम के मतलब अगर वो किसी एक विषय में भी पास हो जाते तब भी हम उनको कहते हैं हाँ ठीक है, अभी तुम यहां इस पे सर्वेक्षण में रह सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्वे से बाहर ही हो गए क्योंकि दोनों में ही फेल हो गए, दोनों में ही फेल हो गए भाई, दोनों विषयों में। तो 100 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट को हमने पहले ही निकाल दिया, बचे कितने, 95। अब इन 95 विद्यार्थियों का ही सर्वे हो रहा है। इन 95 विद्यार्थियों में 50 गणित और 70 क्या है, अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी इन 95 में। तो हमने देखा इस तरीके से, इस 95 में ही 50 और 70 अगर है तो जोड़ लेते हैं, देखते हैं जोड़ के 50 और 70 हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। और जैसी 50 और 70 जोड़े तो हमने देखा 120 विद्यार्थी निकल रहे हैं। ये 120 ज्यादा कैसे हो गए, होने 95 चाहिए, क्योंकि सर्वे में 95 लोग ही भाग ले रहे हैं, 5 लोग तो किसी काम के नहीं थे, दोनों में फेल हो गए थे। तो हमने कहा कि 120 विद्यार्थियों में 120 विद्यार्थी ये कैसे ज्यादा कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, वही एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ उनको काउंट कर लिया गया है। तब हम क्या करेंगे, 120 में कितने एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 95, जितना टोटल था ये घटा देंगे, हमको पता चल गया 120 में 95 हटाया तो 25 आया। ये 25 विद्यार्थी इसलिए ज्यादा थे क्योंकि ये दोनों विषयों में पास हो रहे थे। 25 विद्यार्थी ऐसे थे जो गणित में भी पास हो रहे थे, इसलिए गणित में भी काउंट किए गए, और बाद में जब काउंट किया तो अंग्रेजी में भी काउंट कर लिए, इसलिए 25 ज्यादा हो गया था।
तो ये 25 क्या है, यही पूछा गया था। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने थे? तो आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25। लेकिन कभी इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लें, कभी इस क्वेश्चन में पूछ लें केवल गणित में कितने लोग पास थे, केवल गणित में, केवल गणित में कितने लोग पास थे, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता बेटा, तब आप क्या कहते? तब कहते 50 लोग पूरे गणित में पास हुए थे, जिसमें 25 लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी भी पास कर रहे थे, गणित के साथ अंग्रेजी भी पास कर रहे थे। तो 50 में 25 हटा दो, 25 आ गया। अब देखो 25 और 25 50, तो अब कहोगे केवल गणित में कितने लोग पास थे? तो 25। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर पूछ लिया जाए केवल अंग्रेजी में कितने लोग पास थे, तब भी आप इसका आंसर दे देना बेटा। केवल अंग्रेजी में अगर पूछे तब क्या करोगे, तब भी आप इसका आंसर कैसे दोगे कि 70 में आपने 25, 70 तो पूरे अंग्रेजी में 70 लोग पास हो रहे हैं, जिसमें 25 ऐसे हैं जो मैथ को भी पास कर रहे हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास करने के लिए 70 में 25 हटा दिया, और जैसे ही 70 में 25 हटाया तो 10 में 5 गया 5, और यहां 6 में 2 गया 4। 45 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो आंसर 45 हो जाता। लेकिन यहां पर आंसर 25 इसलिए सही है क्योंकि 25 विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पास कर रहे हैं। कंफर्म? ठीक, समझ में आई बात? चलो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बोलो 10% का लॉस मतलब होता क्या है, कितने में बेचोगे? तो एक बच्चा कहेगा 10% का लॉस अगर हो रहा है तो सर मैं 90% की बेच दूंगा। और जब 90 की बेच रहा हूं तो मुझे कितने का पड़ रहा है सामान, कितने की बेच रहा हूं मैं? 193 रुपए की बेच रहा हूं। 90% में मैं कितने की बेच रहा हूं? 153 रुपए की बेच रहा हूं। मुझे 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ के लिए मुझे कितने में बेचना होगा? 120 की बेचना होगा। तो भाई कितने रुपए लोगे? तो x रुपए लेंगे। ये केवल आपको अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करना है, यानी 153 इंटू 120 और बटे ये 90 इंटू एक्स बराबर होगा, x बराबर 90 बटे में आ जाएगा, 90 नीचे आ गया और बराबर कर दोगे x। तो यहां से आपका ये भी आंसर तुरंत निकल आया। 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको काटा, 17 9 153 और 17 इंटू 12 आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 17 दूना 34 के 4, हासिल लगे 2, 17 1 के 17 और 17 2 कितना आ जाएगा? 17 दूना 34 के 4, हासिल लगे 3, 17 दूना 17 1 के 17 3 20, 204। बस गुणा करना था किसका? 17 का 12 से। 17 इंटू 12 करना है, आपका आंसर आ जाएगा 204 रुपए की जब बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है 14, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर? बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, लवली, रोहित, शिवा, सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। आप बताओगे सर यहां पर क्या पूछा जा रहा है? गति पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? गति। और गति मतलब होता है चाल, यानी स्पीड पूछी जा रही है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? 600 मीटर लंबी सड़क है, यही दूरी है। तो 600 मीटर लिख दिया हमने। क्या कर दिया बेटा? 600 मीटर लिख दिया। बटे टाइम किस में दिया है? तो टाइम दिया है बेटा, टाइम कितना? 5 मिनट में पार कर रहा है। कितने मिनट में कवर कर रहा है? 5 मिनट में। तो हमने लिख दिया 5 मिनट। क्या दे दिया? 5 मिनट दे दिया। तो स्पीड आ रही है मीटर प्रति मिनट में, ऐसी कोई यूनिट नहीं होती है। वो गति पूछ रहे किलोमीटर पर घंटा क्या है। स्पीड किस में पूछ रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में यूनिट पूछ रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में हमने एप्लीकेशन पे कराया भी है आज। और कैसे करना था इसको? 5 मिनट है ना,
हम एक यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकंड की, तो इस मिनट को हटा के इसको सेकंड में बनाने के लिए इंटू 60 कर देंगे, तो 60 ये क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड बन जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड में यूनिट हो गई है, इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आपको पता है मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं से सॉल्व करने पर सेकंड मीटर वीटर सब हटा दो, यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड हटा दिया है, किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। तो चलो देखो, 60 से ये 60 हटा दिया, ठीक है। अभी क्या सॉल्व करना है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 18 दूना 36/5, 36/5 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड आ रही है। लेकिन स्पीड सवाल में दशमलव में है, तो दशमलव में निकाल लेते हैं, 5 7 35 और एक बचा, 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। और पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, इसलिए मैंने करवा दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिख लेना। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितने बच्चे पढ़ेंगे वो जरूर 100% मैं कह सकता हूं, अगर आपने लास्ट तक क्लास ली है तो जरूर आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक क्या है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि क्या करती है, जो कि एक खंबे को क्रॉस कर रही है, खंबे को पार कर रही है। ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंबे को क्रॉस कर रही है, किस स्पीड से, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। चलो बताओ, इस खंबे को क्रॉस कब माना जाएगा, एक ये खंबा लगा हुआ है, इसके इधर ये खंबा लगा हुआ है, इसको क्रॉस कब माना जाएगा, जब ये ट्रेन पूरी निकल जाएगी, अपनी पूंछ भी निकाल देगी, यहां से निकली और यहां से निकलती हुई अपनी पूंछ निकाल देगी, तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन एक खंबे को क्रॉस करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, ये याद रखना। तो फिर से वही चीज आपसे पूछा है, टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी, अपनी लंबाई कितनी है, 280 मीटर, और ये मीटर है, बटे स्पीड क्या है, 63 किलोमीटर पर आवर है, 63 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन दिक्कत यही आ गई कि ऊपर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और नीचे जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और जो कि 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 18, और फिर काट देंगे, ये किलोमीटर पर उसमें आ जाएगी टाइम, ठीक है, सेकंड में टाइम आ जाएगा। अब देखो काटना है तो काटते हैं, 9 दूना 18, 9 सते 63, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 और 7 से इसको काटा, 7 चौक 28, 4 दूना 8 दूना 16, 16 सेकेंड, 16 सेकेंड का टाइम आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल काटना पीटना था, गुणा करना था 18/5 से। क्यों करना था, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर को, सॉरी, मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर में बनाना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में बनाना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार 20 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। अब ये देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को करके आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे लेगा। हाँ, चलो बताओ, अखिलेश, रचना, भाई सुल्तान। हाँ, लाइव क्लास है बेटा। चलो सब लोग, मैं ध्यान से सुन लो, सब लोग 5 बजे उपस्थित होइएगा कल से। आज तो मैं ये क्लास जल्दी से कवर करता हूं, ठीक है। डेली 5 बजे आपको उपस्थित होना है, जिसमें मैं मैथ और हिंदी आपको दोनों के दोनों ही कवर कराने वाला हूं, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और फंसेंगे भी। क्लियर है। एक दुकानदार 200 बल्ब, क्या भाई, एक दुकानदार 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब के हिसाब से खरीदता है। यानी आप समझ रहे हो, एक बल्ब 10 रुपए का, रुपए 10 प्रति बल्ब के हिसाब से खरीदता है, कि दर से खरीदता है। यानी एक बल्ब 10 रुपए का है और 200 बल्ब कोई खरीद लाए।
अगर एक बल्ब 10 रुपए का है तो 200 बल्ब कितने के हो जाएंगे? आप कहोगे 200 इंटू 10, यानी 2000 रुपए के पड़ेंगे हमें 200 बल्ब। कितने रुपए के पड़ जाएंगे? 2000 रुपए के। अब बेचने की बारी चालू। अब बेचने की बारी क्या है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इनमें से 5 बल्ब क्या हो गए? फ्यूज थे। फ्यूज का मतलब बेकार थे, इसलिए फेंक दिए गए। 5 बल्ब फ्यूज दे और फेंक दिए गए, तो 5 बल्ब हटा दो। अब बचे कितने बल्ब? तो बचे सर जी 200 बल्ब आए थे, जिसमें 5 बल्ब चले गए सर, तो 195 बल्ब बचे हैं। कितने बचे हैं? 195। अब 195 बल्ब वो भाई ये खरीदा है, ये सीपी है। 2000 रुपए सीपी है 200 बल्बों की। अब 195 बल्ब बचे, अब बेचने की तैयारी हो रही है। कह रहे हैं बचे हुए जो बल्ब बचे हैं वो 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए हैं। 12 रुपए के एक बल्ब के हिसाब से बेच दिया है। तो 195 इंटू 12 करके चेक करते हैं कितने रुपए मिल रहे हैं। 2000 लगाए थे, अब 195 बल्ब बचे हैं, 12 रुपए की बेचेंगे तो 12 पंचे 60 के जीरो, हासिल लगे 6, 12 नवी 108 और 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 114, 11, 12 1 के 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23, 2340। जब हमने 195 का 12 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2340, 2340 रुपए। तो भाई प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? बोलो। 2000 रुपए लगाए थे और जब बेचा हमने तो कितने के बेच दिए? 2340 की बेच दिया, हमको 2340 रुपए मिल गए। तब हम क्या करेंगे? तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2340 रुपए की बेच रहा हूं 2000 की चीज को, तो 340 ज्यादा मिल रहा है, यानी 2340 में 2000 हटा दो, 340 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ये 340 किस पर मिले हैं? तो आप कहोगे सर जी 2000 रुपए पर मिले हैं। अगर मैं 2000 लगाता ही नहीं तो ये 340 ना मिलते, तो 2000 पर हमको 340 मिल गए हैं। तो 2000 का इंटू 100% निकालना है। ये 100% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्रॉफिट नहीं, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट के लिए, परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा कर दिया। अब देखो 3 जीरो नीचे से हमने हटाए और 3 ही जीरो आप ऊपर से बता दो, 2 ये और 1 ये। 2 से 34 को अगर काटेंगे, 2 से 34 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 दूना 34, यानी आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 17%। ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। राम, रोहित, रचना, अखिलेश, प्रियंका, रवि, सबका आ रहा है। वेरी गुड। 16 के बाद हम लोग पहुंच गए हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन तो यार बड़ा आसान है, इसका तो केवल देखते ही आंसर आप दोगे कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो एमडीएच बराबर एमडीएच होता है, एम डी एच बराबर एम डी एच। एमडीएच बराबर एमडीएच का फार्मूला होता है जिसमें केवल एम यानी मैन, डे और आवर, और सवाल में कहीं आवर की अगर बात नहीं की गई है तो आवर भी क्या कर दो? हटा दो। यानी एमडी बराबर एमडी का फार्मूला लगेगा। तो मैन कितने हैं भाई? 36 मैन है। टाइम कितने दिन काम कर रहे हैं? तो बता रहे 18 दिन काम करते हैं। यानी मैन 36, डे 18 बराबर। दूसरी तरफ मैन कितने हैं? तो भाई उस कार्य को 27 व्यक्ति, मैन कितने हैं? 27 व्यक्ति हैं। तो कह रहे कितने दिनों में करेंगे तो हमें नहीं पता है, तो हमने कह दिया डी दिनों में करेंगे। तो बस ये बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहां से 27 गुणे में है तो नीचे कहां आ जाएगा? 27 बटे में आ जाएगा। और बस काट पीट के आंसर आपको देना है, मस्ती के साथ आंसर देना, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। तो 9 से इसको काटा, 9 दूना 18, और 9 से इसको काटा, 9 त्रिक 27, और फिर 3 से इसको काटा, तो 3 से इसको काटा तो कितना आ गया? 12 3 36, 12 आ गया, और 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 24 दिन लगेंगे। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो 24 दिन लगेंगे जब 27 लोग काम करेंगे। जब 27 व्यक्ति काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे बेटा? डी ऑप्शन, 24 लोग। कितने लगेंगे? 24। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, इसको जोड़ना है, बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या करना है? 112
112 और 11.2, 11.2, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा 1.12 और 0.11 और 2 जोड़ दो, 2, 2 1 3, 2 1 3 1 4 दशमलव, 2 1 3 1 4, 1 1 2 और 1, 124.432 कहीं दिख रहा है, 124.432, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है, और इसको देखते हैं अब। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, ठीक है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका लासा कितना है, 225 है। अगर 3:5 के अनुपात में है ये दोनों संख्याएं, ठीक है, 3:5 के अनुपात में, इनका लासा 225 है, तो आपको रेशियो में एलसीएम कितना है, तो 5 और 3 का एलसीएम निकालो। तो आपने कहा 5 और 3 का एलसीएम सर 15 होगा, लेकिन सवाल में कह रहे 15 नहीं है, 225 है, तो 225 लिख दिया। तो 15 की वैल्यू अगर 225 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। कह रहे थे उनमें से छोटी संख्या बताओ, इनमें छोटी संख्या आप कहोगे 3 है, तो 15 का गुणा बेटा 3 से मार दो, 15 तई कितना हो जाएगा, 15 तई हो जाएगा 45, यानी छोटी संख्या बेटा 45 है। अगर बाई चांस बड़ी पूछता तो 15 का गुणा 5 से, 15 पना 75, यानी 75 बड़ी संख्या हो जाती। अभी आंसर कौन सा है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, और हिंदी बड़ी आसान सी हमने ली है, अभी धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से अच्छे लेवल में हिंदी लाएंगे। तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आपको यहां पर बस देखते जाना है, मैं आंसर टिक करूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो चीजें बताने वाली होंगी उसको हम बताएंगे। ये डेली 5 बजे क्लास चलेगी, जिसमें 100 नंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलो एक बार, ये पैसेज है, गद्यांश बोलते हैं इसको, गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ते हैं। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, ठीक है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। जो सैनिक होते हैं उनके लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बताया जा रहा है परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। अगर सद्भावना बनाना है, अच्छे भावना एक दूसरे के प्रति, सद्भावना का मतलब होता है अच्छी भावना, सद्भाव अगर एक दूसरे के प्रति बनाना है तो इसमें सबसे पहले इसकी आवश्यकता है अनुशासन की। ठीक है, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। समाज और राष्ट्र में भी इसकी आवश्यकता बहुत है। अगर क्या करना है, संबंध अच्छे रखने हैं। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी। जहां पर अनुशासन नहीं होती है तो वहां पर अराजकता फैल जाती है। ये कह रहे हैं यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं। अब पूछ रहे अनुशासन किसकी आत्मा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिया गया है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाला पहला क्वेश्चन, अनुशासन किसकी आत्मा है। तो बोलो अनुशासन किसकी आत्मा है। तो आपने तुरंत देखा कि सर जी ये देखो बताया जा रहा है ये चीज, अनुशासन किसकी आत्मा है, तो अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ए ऑप्शन। अनुशासन किसकी आत्मा है, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। आप सब कह रहे हैं नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, अनुशासन जीवन की वही चीज है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। तो आप तुरंत कहोगे अनुशासन ना होना, अनुशासन होना या अनुशासन ना होना, या अराजकता फैलना, या सद्भाव ना रहना। तो आपको इसमें जान तो इसमें एक आपको सही आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ फटाक से। इसमें आपको लग रहा होगा कि दो आंसर हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये अराजकता फैलती कब है। यहां पर लिखा है तो अराजकता फैल जाएगी, क्यों, जब अनुशासन ही नहीं होगा। मेन जो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस पे डिपेंड है, तो इस सेंटेंस पे डिपेंड है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी, इसलिए विश्व अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, अनुशासन ना होना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये,
कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन भैया क्यों आवश्यक है, तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है, सद्भाव और शांति के लिए। चलो हटाओ, एक बार बी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही, यही चीज हमने पढ़ी थी, ये देखो पढ़ी है, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है, और यही चीज आपको यहां पर मिल गई है बी ऑप्शन में। तो राइट क्या हो गया, बी ऑप्शन। हमें अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, जो चीज हमें सेंटेंस में जो चीज हमें गद्यांश में मिल जाए, पैसेज में मिल जाए, वही चीज से आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन, हाँ चलो, इसमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार और अर्थालंकार, अलंकार दो टाइप के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है, जिसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार आपको शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार है, जिससे अर्थ के अलंकार अर्थ से स्पष्ट होते हैं। ऐसे अलंकार कौन से हैं, तो आप जल्दी से बताओ, श्लेष, विप्सा, उपमा या वक्रोक्ति, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अब तो इंग्लिश हिंदी आ गई है, जल्दी से बताओ फटाक से। हाँ वेरी गुड, सभी का डी 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 आ रहा है, डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा। ये सारे के सारे श्लेष अर्थालंकार है, विप्सा अर्थ से समझ में आता, अर्था, वक्रोक्ति अर्थालंकार है, लेकिन शब्दालंकार की जब बात होगी तब तुरंत कहेंगे सी ऑप्शन, उपमा अलंकार क्या है, शब्दालंकार नहीं है, ये शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये अर्थालंकार है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, मतलब ग्रास के दूसरी तरफ देखोगे तो सब कुछ लुभावना, सब कुछ सुहावना दिखेगा, सब कुछ ग्रीनर दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। याद रखना, ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पंकज जलज, पंकज मतलब होता है पंख प्लस अज, यानी कीचड़ में खिलने वाला, पंख, पंख माने होता है कीचड़, पंख प्लस अज, अज माने होता है जन्मा, पंकज। तो पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, अर्थात कमल। जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी फिर भी कमल। दोनों का मतलब ही है कमल, एक विशेष अर्थ, जहां जिस शब्द में एक विशेष अर्थ प्रकट हो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे यौगिक शब्द, यौगिक मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, और दो शब्दों से मिलकर बन रहे हैं लेकिन विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जैसे बहुव्रीहि समास हो गया, उस टाइप के अगर शब्द आ रहे हैं तो हम किस में ले जाएंगे, उनको योग रूढ़ में ले जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जयभट्ट के शिलालेख में। कहां हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि, देवनागरी जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ये देवनागरी लिपि कहां से निकली है, तो ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि। किससे निकली है, ब्राह्मी। अगर सब लिपियों की जननी बोली जाए, जैसे कहा जाता है हिंदी की जननी कौन है, तो हम कहते हैं संस्कृत है। अगर इसी तरीके से देवनागरी लिपि की जननी पूछी जाए कि देवनागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, लेकिन देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ, किसने किया, तो आंसर आ जाएगा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी महाप्राण, महाप्राण ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है, मुख से ऊष्मा निकलती है, ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो हम लोग इसको छाटने का तरीका क्या होता है, आ मा आ, वो गाना सुना है, आ मा आ तुझे दिल ने पुकारा, तो याद रखो आ मा आ, और फिर एक बार रिपीट कर दो ऐसी, आ मा आ, फिर क्या आएगा, मा, और फिर आ। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और बीच वाले दो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं।
बीच वाले क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। चलो इसको देखते हैं, खा को। तो का के बाद खा आता है, तो खा किसमें फंस गया, महाप्राण, ये खा महाप्राण है, ठीक है। छा देखो, छा किस वर्ग में है, चा वर्ग में है, चा के बाद छाया, छा भी किस में आ रहा है, महाप्राण वाली लाइन में आ रहा है, महाप्राण वाली लाइन में आ रहा है, तो छा भी क्या है, महाप्राण है। ठा को देख लेते हैं, तो हमने देखा टा, और टा के बाद ठा आ गया, और ठा भी देखा हमने महाप्राण वाली लाइन में है, तो ये खा छा ठा हमने पहले ही ऑप्शन से टिक कर दिया कि ये खा छा ठा जो है ना, ये सारे के सारे महाप्राण है बेटा। इस तरीके से आप निकाल लोगे, और अगर इसमें डाउट है ना, तो आप अपना हाथ लगाओगे, हाथ लगाओगे मुंह के सामने, और उच्चारण करोगे तो हवा, इन तीनों में हवा निकलेगी। खा, खा बोलोगे हवा निकलेगी, छा बोलोगे हवा निकलेगी, ठा बोलोगी हवा निकलेगी, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया। माँ, माँ बोलो, ये माँ बोलो, माँ में हवा नहीं निकल रही है, माँ माँ माँ, माँ में हवा नहीं निकल रही है, तो ये महाप्राण नहीं है। धा, धा बोल रहे हो हवा निकल रही है, चा बोल रहे हो हवा चा, अब चा में हवा नहीं निकल रही है, लेकिन चा की अपेक्षा अगर छा बोला, चा चा छा, छा बोला तो हवा निकल रही, तो चा इसमें अल्प प्राण है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। या बोल रहे हो हवा नहीं निकल रही है, ये भी गलत हो गया। अगर मुख के सामने अगर आप हाथ लगा रहे हो, तब भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है, ये आप ट्राई करिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। चलो जल्दी से बताओ, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो पहले महाप्राण ट्राई कर लेते हैं। मैंने एक तरीका आपको बताया हाथ रखने वाला। चलो का बोलो, का से हवा नहीं निकल रही है, का के बाद खा बोला हवा निकल रही है, महाप्राण है। गा हवा नहीं निकल रही, घा बोला तो हवा निकल रही है, यानी ये महाप्राण नहीं है, तो इनको हटा दो। ये दोनों महाप्राण ही नहीं, और कह रहे हैं महाप्राण भी होना चाहिए, तो ये और ये महाप्राण में आ गए। अब अघोष, अघोष भी कह रहे हैं ना, तो अघोष में आपको मैं बता दूं, पहला दूसरा, हर वर्ग में पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष होता है, और पीछे के तीन, तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या होते हैं बेटे, सघोष होते हैं। ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और हमसे तो क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं अघोष। तो खा और घा में खा कहां पर आता है, तो हम जब लिखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये का और खा कैसे हैं बेटा, अघोष हैं। कैसे हैं, अघोष हैं। तो का और खा में हमने पकड़ लिया, का तो पहले ही कट गया था, अभी खा बाकी है, खा बाकी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये कंठ ध्वनि है, क्योंकि कंठ वर्ग में है। का वर्ग में सारे जो वर्ण है, सारे जो व्यंजन है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां तक, काका गागा अंगा चाचा चाचा इया टाटा, ये सारे के सारे मां तक जितने भी व्यंजन है 25, वो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो हम तुरंत कहेंगे ये खा सही हो गया, जो सारी चीजें स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है, और महाप्राण भी है खा, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। ये गलत हो गया क्योंकि ये सघोष था। घा कैसा था, घा देखो चौथी लाइन में आ रहा है, 3 4 5, तीसरे चौथे पांचवें अक्षर सघोष होते हैं, और घा चौथे अक्षर पे आ रहा है, आ रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, समीप छोटा गौड़, समीप छोटा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। आपको पता है राष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। यही तो उप का मतलब क्या है, उससे छोटा हो गया, ठीक है। गौड़ हो गया, समीप उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के समीप उपराष्ट्रपति, तो ऐसे समझेंगे तो ये उर भी उपसर्ग नहीं होगा, उत भी नहीं होगा, उ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, उप। ये 22 उपसर्ग जो संस्कृत में है, उनमें से एक उपसर्ग है ये। संस्कृत के 22 उपसर्ग में जो उप उपसर्ग, एक उपसर्ग है जिसके माने होता है समीप, जिसके माने होता है छोटा, जिसके माने होता है गौड़। ये उपसर्ग ध्यान रखना, उप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। वाक्य में भेद, ये देखो, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ, मुझे बताओ कि, ध्यान रखना जो चीज हम बता दें उसको हमेशा के लिए याद कर लेना। जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में की लग जाए, जिन वाक्यों में की लग जाए, वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य ना होके मिश्र वाक्य कहलाते हैं।
क्या कहलाते बेटा? की। मैंने बोला था कि वो आएंगे, की लग गया ना, की लग गया तो बेटा क्या है? मिश्र वाक्य है। ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है। अगला क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। ये तीनों, ये कितने? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, सबके लिए अगर एक शब्द की बात की जाए तो याद रखना सबकी पर्यायवाची में आपको हरि देखने को मिलेगा। यानी हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने सिंह, हरि माने घोड़ा, हरि माने वानर, हरि माने हाथी। तो ऐसे शब्द याद रखना। ये हरि बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके मीन इतनी सारी चीजें होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आदि को समझाने वाला एक शब्द कौन सा है? तो बेटा हरि है। ठीक है, क्या है? हरि है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दांत काटी रोटी। ध्यान रखना, दांत काटी रोटी क्या है? गहरी दोस्ती होता है। क्या होता है बेटा? गहरी दोस्ती होता है। अगर आपका ये मुहावरा अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल मत भूलिएगा, दांत काटी रोटी क्या होता है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना सुंदर है, ये सुंदर तो विशेषण हो गया बेटा। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन सुंदर को भी और सुंदर बता रहा है, यानी विशेषण को भी विशेषता बता रहा है, तो उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ये अत्यंत के बारे में पूछ रहे हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द बेटा इसमें रेखा कर लो, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। अत्यंत, अत्यंत क्या है? तो अत्यंत आंसर आ जाएगा। क्या है? क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर कितनी है? अत्यंत सुंदर है। क्लियर है? और विशेषण के आगे ही आपको प्रविशेषण मिलता है। चलो, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, उनके द्वारा, तो क्या हो जाएगा? बाय देम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब देखो दियर वर्क। अच्छा, ये क्यों गलत हुआ? ये क्या कर रहे हैं? हैज येट नॉट लगा रहे हैं, जबकि हैज क्या होना चाहिए? हैज नॉट येट। ये ठीक है, हैज नॉट के बीच में येट नहीं डालना चाहिए। तो क्या है? दियर वर्क, उनका काम, हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड। ठीक है, अभी तक समाप्त नहीं किया गया है, बाय देम, उनके द्वारा। राइट हो गया। तो बी ऑप्शन आपका क्या है? आपसे हिंदी का ट्रांसलेशन आता है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में। जैसे इंग्लिश में हिंदी एक क्वेश्चन आया था, वैसे ही इसमें क्या है? हिंदी से इंग्लिश बनाने को आया है, हिंदी में ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए। निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम में देखो रात भैया तद्भव है, रात्रि होता है तत्सम। चंदा चंद्र होता है। ठीक है, बात, बात हो गई। देखो ये भी आपका तद्भव है, ये भी चंदा क्या है? तद्भव है। रात क्या है? तद्भव है। लेकिन सात सीटी वाली है ना, तो शिखा, शिखा क्या है बेटा? ये तत्सम है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे किसी भी शब्द में अगर छत्री ये आ जाए, किसी शब्द में अगर सीटी वाली सा आ जाए, तो ये शब्द लगभग लगभग तत्सम में चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची। बताओ, सोना का पर्यायवाची क्या है? सोना का पर्यायवाची क्या है? तो तुरंत कह दो जात रूप। जात रूप क्या है? सोना का पर्यायवाची है। ठीक है, ऐसे तो कनक भी कहते हैं, कनक, कनक ते 100 गुनी, ये सब है। अभी जात रूप याद रखिएगा। चलो, अभी देखो इसमें क्या है। निम्न में से एक आपको सही विकल्प चुनना है। जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब बहुत ही कम समय का है। जीवन बहुत कम समय का है, व्यर्थ नष्ट ना करें। चलो, इसमें क्या गलत है? ये देखो जीवन तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। जीवन क्षण भंगुर नहीं होता है, भंगुर होता है, ये भी गलत हो गया। इसमें ये गलत है, भंगुर कह दिया। ठीक है, ये देखो नष्ट, ये गलत हो गया, नष्ट वाले में ये होता है। तो आंसर कौन सा सही है? ये ऑप्शन। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, यानी कौन सा पूरा सेंटेंस सही है? ए ऑप्शन। अब देखो हमने बता दिया, जैसे जीवन नहीं होता है, क्या होता है? जीवन। क्षण भंगुर नहीं होता है, क्षण भंगुर होता है। नष्ट वाली सीटी वाली सा नहीं होती है, नष्ट होता है। तो आंसर क्या हो गया? जीवन, पहला ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन। अपादान यानी जहां से अलग हो रहे हो शब्द। तो ये आपको किसी से, किन को, ये कुछ नहीं, किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं से फील होगा तब लगेगा कि अपादान कारक हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है, तो आप कहोगे
प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा। तो प्रति प्लस आशा का मतलब क्या है? जैसे ही इसको संधि करेंगे तो प्रत्याशा निकलेगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है बेटा? तो प्रति है। क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, जो बेकार टाइप के क्वेश्चन है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो। ये ऐसे पत्र होते हैं, ये ऐसे पत्र होते हैं कि एक राज्य सरकार, देखो सभी राज्य सरकारों को एक साथ भेज दिया गया हो, सभी राज्य सरकारों को कोई सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान दो, उसे हम परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? याद रखना, अगर सभी राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है, सभी राज्य सरकारों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई पत्र भेजा जा रहा है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धूसर। धूसर का पर्यायवाची बताना है तो धूसर मीन क्या होता है बेटा? गधा होता है। क्या होता है? धूसर का मतलब होता है गधा। और गधा के कई पर्यायवाची हैं, जैसे गधे को हम लोग चक्रीवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीवान भी कहते हैं। आपको लगेगा चक्रीवान यानी शक्तिवान, कुछ ऐसा टाइप, लेकिन चक्रीवान का मतलब होता है गधा। गधे का ही पर्यायवाची बेटा होता है बैशाख नंदन। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया बैशाख नंदन। जब आपको पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको इसमें बताएंगे। बैशाख नंदन, बैशाख नंदन माने क्या होता है बेटा? गधा होता है। तो चलो इसमें देख ले, खनक। खनक माने चोर होता है। खनक माने क्या होता है? चोर। ये चोर की पर्यायवाची है। सदन माने सदन घर का होता है, सदन है, ठीक है। बेसर, बेसर माने गधा होता है। गजवदन तो जानते ही हो, हाथी को बोलते हैं। सॉरी, गजवदन गणेश भगवान को भी बोलेंगे, ठीक है, गज जैसा वदन, गणेश भगवान। तो ये बेसर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये बेसर हो गया। बेसर को कहते हैं क्या? धूसर। धूसर माने क्या होता है? गधा। बेसर माने होता है गधा। गर्धब माने भी होता है क्या? गर्धब माने भी होता है गधा, ठीक है। चक्रीवान, वैशाख नंदन, खर, खर माने भी होता है गधा, ठीक है। हाँ, चलो अगले पे चलते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? आदरणीय तो लिखेंगे नहीं क्योंकि समकक्ष होते हैं मित्र। पूजनीय भी नहीं लिखेंगे, महोदय भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी ऑप्शन, प्रिय मित्र। मित्र समकक्ष होते हैं अपने, तो क्या लगाएंगे उनके संबोधन के लिए? प्रिय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? प्रिय मित्र। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण जो कारक होता है वो में पर से डिनोट होता है? किससे? में पर। अधिकरण में पर। तो पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, में आ गया ना, ये अधिकरण तत्पुरुष है, कंफर्म है। कुल श्रेष्ठ, कुलों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ हो यानी कुल में श्रेष्ठ, में आ गया ना। ऐसी देश आटन, देश में आटन, ठीक है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गया, ये अपादान यहां तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से अलग हो गया, धर्म से भ्रष्ट हो गया। तो धर्म भ्रष्ट क्या हो गया भैया? ये अपादान तत्पुरुष है, यानी अधिकरण तत्पुरुष इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। डी वाले में धर्म भ्रष्ट है, जिसमें अधिकरण तत्पुरुष ना होके कौन सा? अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? तो जल्दी से बताओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया। किसने किया? याद रखना, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया। किसमें? पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार श्रद्धाराम फुल्लौरी ने किया। आपको मैं बता दूं, ये पीवाईक्यू टेस्ट रोज 5 बजे अब से होगा, जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं होता है। कब से? 5 बजे डेली शाम को ये पीवाईक्यू टेस्ट होगा, जिसमें सभी बच्चे अगर उपस्थित रहेंगे तो ये, अगर टेस्ट ज्यादा संख्या में लोगे तो आपके फ्री फंड के नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जिसमें नोटिफिकेशन नहीं जाने की वजह से भी आप लोग नहीं आ पाते हो, लेकिन कोशिश करो, अगर टाइम आपको याद है तो हमेशा उपस्थित हो जाओगे, ठीक है। आयुक्ति शब्द में संधि है। आयुक्ति, भाई यू आ गया, या आ गया, या आ गया, और या आता है यड़ में। या आता है किसमें? यड़ में। सोचना ही नहीं भाई, या आ जाए तो क्या है? यड़ है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य लग रहा है? अर्धशासकीय सत्र मित्रता पूर्वक भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जितने भी अर्धशासकीय पत्र होंगे, ये सत्र नहीं है, पत्र, अर्धशासकीय पत्र जो होंगे मित्रतापूर्ण भाषा में लिखे जाएंगे, ठीक है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देशक के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, सिंसियरली जैसे लिखते हैं इसको, आपका सद्भावी लिखा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है।
इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके नहीं, हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है। अगर अर्धशासकीय पत्र है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहे असत्य, तो असत्य ये वाला ऑप्शन है। अर्धशासकीय पत्र मित्रता पूर्वक भाषा में लिखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। संबोधन के लिए प्रिय मित्र लिखा जाता है। स्वनिर्देशक के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखते हैं, यह भी सही है, लेकिन अपना पद और साइन नहीं करते हैं अर्धशासकीय पत्र में, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉइंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, यानी डूबने वाले को तिनका सहारा देता है, ये तो बिल्कुल गलत है, कहने में ही गलत लग रहा है। डूबने वाले को भगवान बचाता है, ये भी भैया गलत है। डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष, ये भी हटाओ। ये मुहावरा सही है, डूबते को तिनके का सहारा। बोलो, आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा कि यार सी ऑप्शन ही राइट है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहट आवट आस। आहट आवट और आस क्या है भैया? भाव है, बनावट। हमने आवट लगा दिया ना, बनावट, उसकी बनावट देखो तो बनावट दिखेगी नहीं, बनावट फील होगी। ठीक है, बनावट, आहट, ये सब भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हम तुरंत कहेंगे ये कैसे हैं? ये भाववाचक प्रत्यय हैं। थकावट, तब थकावट आपको दिखेगी नहीं, महसूस होगी थकावट। ठीक है, लिखावट, उसकी लिखावट, तो लिखावट, ये सब फील होती हैं चीजें, जिसमें फील हो, जिसमें भाव उत्पन्न हो, वो भाववाचक होते हैं। क्लियर है? जैसे हमने कहते आहट आवट आस, ये सब कैसे प्रत्यय हैं? ये कैसे प्रत्यय हैं? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अगला अगला टाइप लिख लो, पुल्लिंग वाचक। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? इसमें उसका और उसकी लगा दो, जिसमें उसका सेट हो जाए वो पुल्लिंग है, जिसमें उसकी सेट हो जाए वो क्या है? उसका उसकी लगा के देखेंगे कैसे। उसका, उसकी कैमरा कहोगे, उसकी कैमरा, उसकी कैमरा, उसकी कैमरा मेरे पास है, नहीं कहोगे ना, उसका कैमरा, उसका कैमरा है, यानी ये पुल्लिंग है भाई, यहीं से पता चल गया। देखो प्लेट, उसका प्लेट नहीं, उसकी प्लेट, उसकी प्लेट है, उसकी पायल है, उसकी तलवार रखी है मेरे पास, उसकी पायल मेरे पास है, उसकी प्लेट हमारे पास है, उसकी कैमरा नहीं, उसका कैमरा। तो पुल्लिंग वाचक पूछ रहे हैं, तो पुल्लिंग हमने बताया जिसमें उसका सेट हो जाए, ये भाई शॉर्टकट है, जिसमें उसका सेट हो जाए वो पुल्लिंग, और जिसमें उसकी सेट हो जाए, क्योंकि आप इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में बोलते हो, हिंदी में सारी बातें करते हो, हिंदी में विचार विनिमय करते हो, तो आपको पता है कि उसका और उसकी किस में सेट हो सकता है। ठीक है, किस में ऑड नहीं लगेगा, तो उसकी क्या हो जाएगा? उसकी, उसकी, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हथियाना चिपकाना। हथियाना और चिकनाना, ये देखो भाई, हथियाना चिकनाना ये क्या है? नाम धातु क्रिया है, नाम धातु संज्ञा वाली क्रिया है। ठीक है, हथियाना यानी हथियाना, चिकनाना, खेलना, है ना, तो ये सब चीजें क्या है? नाम धातु क्रिया है। अगला, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों यानी वाक्यों के अंश को, दो वाक्यों को जो जोड़ देते हैं, वो की से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों के साथ साथ हम वाक्य भी कह सकते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्देश्य में कर्ता के साथ, उद्देश्य में कर्ता तो होता है, उद्देश्य और विधेय से सेंटेंस बनता है, उद्देश्य में कर्ता तो होता है, लेकिन कर्ता के साथ क्या होता है भाई? कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार होता है। मोहन के मामा का लड़का आज खेल रहा था, तो आज खेल रहा था वो पूरा विधेय हो गया। उद्देश्य क्या है? मोहन के लड़के का लड़का। अब देखो कितना बड़ा हो गया, कर्ता और कर्ता का विस्तार, है ना, कर्ता का विस्तार। तो हम कहेंगे उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार होता है, कर्ता की पूरी कहानी होती है। क्लियर है? अगला, भाववाच्य छाटिए। भाववाच्य छाटिए, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, बिल्कुल नहीं भावना है। तोते से उड़ा नहीं गया, यही सही है, तोते से नहीं उड़ा जा रहा है, तोता नहीं उड़ा जा रहा है, तो ये क्या है? भाववाच्य है, भाववाच्य है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, गलत। चोर पकड़ा गया, गलत। ठीक है, लज्जा किस लेखक, याद रखिएगा, लज्जा किस लेखक की कृति है? तो तस्लीम नसरीन की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है यार, तो इसको याद रखना, लज्जा किसकी कृति है? तो आप याद रखेंगे तस्लीमा
नसरीन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेज गर्मी से चलने का कारण वह क्या हो गया? वह निश्चेतन हो गया। नहीं भैया, निश्चेत नहीं होते, मृत, मरेगा नहीं, निर्जीव, ये लगेगा ही नहीं। अचेत हो गया, अचेत का मतलब होता है अचेत, बेहोश हो गया, अचेतन हो गया। तेज गर्मी से चलने के कारण वो मूर्छित हो गया, अचेत हो गया, बेहोश हो गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कई दर्शकगण, दर्शकगण, कई लोग, कई विद्यार्थी। भाई विद्यार्थियों को गिन सकते हो, विद्यार्थियों को गिन सकते हो। अगर कहते 5 विद्यार्थी तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, 5 विद्यार्थी तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। लेकिन लेकिन बेटा यहां पर कई कह दिया है तो कई हो गया अनिश्चित, नहीं पता मुझे कई है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो हम कह देंगे कई अगर लग गया तो निश्चित का मामला क्या हो गया है? खत्म हो गया। अनिश्चित वाले अभी सही मानेंगे, अनिश्चित वाले क्या कर लेंगे? अभी हम सही मानेंगे, क्योंकि निश्चित वाले हमने पहले ही काट दिए हैं, क्योंकि कई लगा दिया है। अब दर्शकगण, क्या दर्शकगण दर्शक लोगों को गिना जा सकता है? संख्या होती है उनकी, हाँ भाई संख्या होती है, तो संख्यावाचक हैं। तो ये तो संख्यावाचक कट गया, ये संख्यावाचक, हाँ अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित सही है, और संख्यावाचक। परिमाणवाचक, अगर आपको यहां कह देते कि यहां लीटर दूध रखा है, बहुत सारा दूध, तो बहुत सारा दूध क्या? दूध परिमाण है। ठीक है, लेकिन जिसकी संख्या गिन सकते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गए, उनको गिन सकते हैं। ठीक है, जो गिनने वाली वस्तुएं वो संख्यावाचक में आएंगी। अब नहीं गिन सकते, अनिश्चित, कई लोग, तो अनिश्चित हैं, लोग गिन सकते हैं उनको, तो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। कंफर्म है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। भैया संभव है कि वो आ सकता है, तो आप देखो सामान्य भविष्य, संदिग्ध, संदिग्ध या संदिग्ध भूतकाल, या संभाव्य भविष्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? संभाव्य, संभावना प्रकट हो रही है। जिस जिन वाक्यों में संभावना प्रकट हो, वैसे भविष्य काल के जो वाक्य होते हैं वो संभाव्य भविष्यत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभाव्य भविष्यत कहलाते हैं। भाई अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करिए। आगे नात न पीछे पगहा, बंधनहीन, तीन तेरा होना, तीन तेरा होना संगठित होना होता है। चलो देखते हैं। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। ठीक है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। आंख के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं, मूर्ख हैं लेकिन धनी बहुत हैं, ये सही है। आंख के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं, है ना? क्लियर है? तो इसका मतलब ये सही है, मूर्ख लेकिन धनवान है। भाई एक टकसाल के ढले हैं, एक ही टकसाल से इनको बनाया गया है, यानी इसका मतलब है सब एक चट्टे बट्टे हैं। इसी का मुहावरा होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सब एक जैसे हैं, ये भी सही है। आगे नात न पीछे पगहा, इनके आगे नात है न पीछे पगहा है, यानी बंधनहीन है, स्वतंत्र आदमी है। ये आदमी कैसा है? ये बंधन नहीं है, बंधन, बंधनहीन, ये स्वतंत्र आदमी है। लेकिन ये तीन तेरा होना, भैया तीन तेरा हो जाओ फटाफट फटाफट। तीन तेरा का मतलब तितर बितर हो जाओ, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? संगठित हो जाओ। तो कह रहे हैं गलत अर्थ, हाँ गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, तो बी ऑप्शन गलत है। तीन तेरा होने का मतलब है इधर उधर हो जाओ। ठीक है, अगला संख्या नहीं लिखा है, ये संख्या नहीं लिखा है इसमें, ये जो मात्रा लगा दी गई है ये डिस्टरबेंस है, ये मात्रा नहीं लगी है। अब ये लिखा है सख्यागमन। सख्यागमन का मतलब होता है सखी प्लस आगमन। सख्यागमन, सखियों का आगमन होना सख्यागमन कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये या है, ई प्लस आ करके या बना, यड़ संधि है, यड़ संधि है। अगर देखो या से यड़ संधि बन गई है, सख्यागमन, इसका मतलब है सखी प्लस आगमन, आगमन, सखी प्लस आगमन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सखी प्लस आगमन। यहां पे कुछ बच्चे ये संख्या प्लस गमन लगाएंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, इसमें मात्रा नहीं लगी थी। लेकिन सख्यागमन, सख्यागमन का मतलब होता है सखी प्लस आगमन। ठीक है, सखियों का आगमन सख्यागमन। ठीक है, अगला यड़ संधि का यह उदाहरण था, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन हो।
विशेष बात का सामान्य बात से और सामान्य बात का विशेष बात से हो तो भैया अर्थांतरन्यास होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? अर्थांतरन्यास होता है। याद रखिएगा, अर्थांतरन्यास आपका अलंकार हो जाएगा जब विशेष बात का नॉर्मल बात से और नॉर्मल बात का विशेष बात से संबंध दिखाया जाए तो अर्थांतरास हो जाता है। अगला, पसीने से स्वेदित कहते हैं, पसीने से युक्त। अगर आप पसीने से भीग गए हो तो आप स्वेदित व्यक्ति हैं, पसीने से लथपथ हैं। ये स्वेदित नहीं होगा, पर ये भी नहीं होगा, स्वेदित होगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्वेदित। पसीने से लथपथ का मतलब होता है स्वेदित। अगला, किस भाव की परिपक्व अवस्था को, भैया आपको पता है स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। याद कर लेना, स्थायी भाव से ही हम रसों की पहचान करते हैं। जैसे क्रोध का स्थायी भाव ऐसे पूछा जाता है, तो ये ऐसे 9 स्थायी भाव हैं। तो हम याद रखेंगे किस स्थायी भाव, तो स्थायी भाव, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को हम भैया रस कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या बेटा? स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव से ही रसों की पहचान करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले कहा था कि भारतवर्ष के लिए भैया हिंदी भाषा होनी चाहिए। ये किसने कहा था? तो आप याद रखिएगा कि भारत के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। रघुपति राघव राजा राम, रा 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 रा, ऐसे देखो सारे शब्दों में क्या है? रा 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 रा। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। आओ, याचना अपने आप में बहुवचन भी है, एक वचन भी है। ठीक है, याचनाएं नहीं होगा, आप सोच लो याचनाएं है तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ठीक है, तो याचना क्या है? अपने आप में बहुवचन है, तो याचना शब्द का बहुवचन बेटा याचना ही होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हो, और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा याद रख लोगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाववाचक में मतलब जिसमें भावना उत्पन्न हो। जवानी, खट्टास, पुस्तक क्या है? हटा दो। अमीर चलो हो गया। गरीब, समूह संज्ञा आ गई। मिठास इसमें था। देखो, रसीला भाववाचक है, कड़वाहट भी भाव, बुढ़ापा भी भाव, उन्नति भाव। सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ये भाववाचक है। ठीक है, आओ, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक, और प्राकृतिक का पर्यायवाची होता है नैसर्गिक, और जस्टिस का मतलब होता है बेटा न्याय। जस्टिस का मतलब होता है बेटा न्याय, यानी नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस यानी कभी कभी हमारी जो प्रकृति है वो जस्टिस कर देती है। कभी बहुत ज्यादा तुम इस समय अत्याचार कर रहे हो तो भूकंप आ जाते हैं, वह नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस कहा जाएगा उसको। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहां आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहां आयोजित हुआ गया था? तो मॉरिशस में, पोर्ट लुइस में, मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में आयोजित हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और 2021 में ध्यान रखिए ना, यह भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, 2021 में भारत में हुआ था कौन सा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये दोनों चीजें आपको केवल याद करनी, लिखना नहीं है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? ये 11वां मॉरिशस लुइस पोर्ट में हुआ था। 12वां वाला लुइस पोर्ट में हुआ था। लेकिन आपसे अगर 2021 का पूछ लिया जाए, ये 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ये 2021 में हुआ था भारत का। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, तो आप तुरंत कह दोगे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये भारत में हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के देवास शहर में हुआ था। कहां हुआ था? देवास में हुआ था। कौन सा? 12वां। चलो अगला, अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है जरूरी, बेहद जरूरी। अपरिहार्य कारणों से मुझे आज जाना पड़ रहा है। अपरिहार्य का मतलब है जो आवश्यक कार्य हैं, अपरिहार्य, उनका कोई वो नहीं है कि इनका कोई ऑप्शन हो, जरूरी है बहुत। तो हम कहेंगे जस्टिफाइड, गलत। अर्जेंट मतलब नहीं, बेहद अर्जेंट। ठीक है, नेसेसिटी ये भी हटाओ। ये अनअवॉइडेबल, जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्य
तो अपरिहार्य कार्य कहेंगे। अपरिहार्य कार्य मतलब जिनको अवॉइड करना नामुमकिन है, वो करने ही है, अपरिहार्य है ना। तो आंसर क्या होगा? अनएवॉइडेबल, जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, अवॉइड ना करने योग्य, उन्हीं को हम अपरिहार्य कहते हैं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार जरूर बताना है कि भाई आज की क्लास कैसी लगी है। आपका पीवाईक्यू टेस्ट हो गया, लगभग आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और 5 बजे डेली आपकी पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी और मैथ की ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो गेस्ट पेपर से आए, गेस्ट पेपर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे सम्मिलित हैं। संभावित प्रश्न की श्रृंखला और प्रीवियस ईयर में प्रश्नों की श्रृंखला, सबको सम्मिलित करके आपके सामने टेस्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू टेस्ट 1 आप कर रहे थे। आगे पीवाईक्यू टेस्ट 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे चल के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप यहां पर टेस्ट हमारे साथ करते रहेंगे। टाइमिंग है 5 बजे, हर दिन 5 बजे उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है। ये और हाँ, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।